वेलकम टू एनटीटी डे 78। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 500 से 510 तक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पेज नंबर 500 में ऊपर का हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। नैतिक शिक्षण की शिक्षण विधियों का वर्णन करें। नैतिक शिक्षा जिसे मॉरल एजुकेशन कहते हैं, उसकी जो वेरियस मेथड्स है टीचिंग का, उसके बारे में हमको बताना है। आज ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो कि पूरे समाज और देश में नैतिकता यानी मॉरल पैदा कर सके, मॉरल वैल्यू को बढ़ा सके। यह मॉरल एजुकेशन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। हर स्कूल में, हर क्लास में आप देखिएगा मॉरल जो नैतिक शिक्षा की जो क्लासेस होती हैं, जिसमें मॉरल वैल्यू से रिलेटेड हम उन्हें बच्चों को सीख देते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छे नागरिकों की जरूरत है जिनमें सारे वैल्यूज हो। ओके, तो उनको ये शुरू से ही ये शिक्षा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चूंकि संस्कृत में च धातु का अर्थ है, धातु ये अब संस्कृत में चले जा रहे हैं, वहां से थोड़ा सा लिया गया है। अर्थ है जाना, ले जाना और रक्षा करना। ऐसे इसी से शब्द नीति बना है। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार। नैतिक शिक्षा जो है, उस ये जो वर्ड है नैतिक, सॉरी, ये संस्कृत शब्द से बना है। तो इसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार या जिसका अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके, है ना। यानी कि ऐसा व्यवहार हमारा हो कि अगर हम वो व्यवहार प्रैक्टिस में लाते हैं तो इससे सबकी रक्षा हो, सबकी रिस्पेक्ट हो, किसी का कुछ बुरा ना हो। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिकता का जो गुण होता है, यह नैतिक शिक्षा से ही हमें मिलती है। ये शिक्षा जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण समाज और देश का हित करती है। यानी अगर हम नैतिक शिक्षा या मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर हैं, तो ना सिर्फ ये हमारा, ना सिर्फ ये देश का, ना सिर्फ ये समाज का, बल्कि पूरे विश्व का ही कल्याण करती है। इसलिए बच्चों में नैतिकता का हश्र यानी नैतिकता का जो पतन हो रहा है बच्चों में, आजकल के बच्चों में, उसको रोकने के लिए अध्यापक के द्वारा मॉरल वैल्यू या नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना और उचित संप्रेषण यानी कि जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे में जा रहा है या नहीं, कन्वे हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। तो आपको इस तरह से नैतिक शिक्षा पढ़ानी होगी, उस विधि का प्रयोग करना होगा ताकि उस कहानी में या वो जो भी आप उस बच्चे को नैतिक शिक्षा या जो भी कहानी आप समझा रहे हैं, उसमें जो वैल्यू छुपा हुआ है वो बच्चों तक पहुंच सके। ना सिर्फ पहुंच सके बल्कि बच्चे उसको एक्सेप्ट करें और अपने लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नैतिक शिक्षा किस विधि के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, अब आते हैं विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की टीचिंग की जो विधियां हैं उसका स्वरूप क्या है, किस तरह से दी जाती है शिक्षा। विद्यालय में नैतिक शिक्षा संबंधी अधिगम बिंदुओं के प्रभाव यानी जो भी मेथड्स वो यूज करते हैं, संप्रेषण की विभिन्न विधियां, संप्रेषण यानी अपना बात कहना, दूसरे तक पहुंचाना, उसकी विभिन्न विधियां जो है, यानी कि ओवरऑल कहें कि नैतिक शिक्षा यानी मॉरल वैल्यू को बच्चों तक पहुंचाना और ग्रहण कराने के लिए कुछ विधियों को, मतलब उन कहानियों को या उन चीजों को कुछ विधियों के द्वारा उसको व्याख्यान किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली विधि क्या हो सकती है? महापुरुषों के आदर्शों का घनिष्ठ संबंध, यानी महापुरुष जो हमारे हिस्ट्री में, जो हमारे देश में एक से बढ़कर एक जो महापुरुष हुए हैं, उन अध्यापकों द्वारा महापुरुषों के आदर्शों को, यानी वो महापुरुष जो भी उनका जो लाइफ हिस्ट्री रहा है, उन्होंने जो कुछ भी किया है देश, दुनिया और समाज के लिए, उनके आदर्शों को चलचित्र यानी मूवी या किसी विजुअल के फॉर्म में, पुस्तकों की कहानियों के रूप में, नाटकों के रूप में, इस तरह अध्यापन के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। यानी बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी को हम बच्चों को समझाएं, दिखाएं, उनको मोटिवेट कराएं। सेकेंड, अध्यापक छात्र का घनिष्ठ संबंध। अध्यापक और बच्चे जो होते हैं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि आप
जानते हैं कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपने टीचर की ही बात सुनता है, और वो भी उस टीचर की जिसे वो पसंद करता है। एक बच्चा अपने आप को पढ़ाने वाले सारे टीचर्स को पसंद नहीं करता। कुछ बच्चों यानी एकाध 1 या 2 ही टीचर को वो पसंद अच्छे से कर पाता है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? बच्चा सिर्फ टीचर के पढ़ाने का स्टाइल ही नहीं, बल्कि उसका बिहेवियर, वो किस तरह से समझा रहा है, बात कर रहा है, उस हर एक चीज को बच्चा देखता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसके बोलने का ढंग। बच्चों के दिमाग में कोई एक टीचर या 2 टीचर ऐसी होती है या होते हैं जो जिनको वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनका एक यूनिक ही स्टाइल होता है। आजकल हम देखते हैं कि अध्यापक और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध है वो करीब-करीब समाप्त होता जा रहा है। अतः छात्रों और अध्यापकों के संबंध में घनिष्ठता बनाने के लिए इस बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो टीचर होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल या आइडल होते हैं। अगर टीचर को वो पसंद कर रहे हैं, टीचर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनको देखकर वो सीखेंगे। तो बच्चों को सिखाने से पहले टीचर को उन मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर लाना होगा, प्लस बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाकर मेंटेन करना होगा। थर्ड है कर्तव्य परायणता का अनुशासन। कर्तव्य परायण किसे कहते हैं? जो अपना काम उसको पता है, रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के प्रति और उसको अच्छे से करता हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। काम उसके साथ, उसको जो भी काम दिया गया हो, उसके सामने जो भी काम है उसे वो अपनी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि छात्र और अध्यापक अनुशासन तथा कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान दें। फोर्थ, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया जाए। ये जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल साइंस की जो क्लास होती है, इसको हर स्कूल में हर क्लास के लिए आवश्यक, अति आवश्यक घोषित किया जाए और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। फिफ्थ, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल या हेडमास्टर और अध्यापक जो टीचर्स हैं, तो इनका निष्पक्ष होना। विद्यालय में हेडमास्टर या प्रिंसिपल और टीचर्स के ऊपर पूरा दायित्व होता है। उनके व्यवहार आदि का छात्रों पर पूरा असर पड़ता है। तो अगर प्रिंसिपल और टीचर ही बच्चों के साथ भेदभाव और पार्शियलिटी करेंगे तो इससे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो उसी चीज को देखकर आगे सीखेंगे भी। ठीक है। इसके बाद है नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करके पुरस्कार और दंड का प्रावधान। आप जो मॉरल वैल्यूज बच्चों को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं, अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं कि नहीं, इसका मूल्यांकन करिए। जो बच्चे उन चीजों को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी मॉरल हो, ऑनेस्ट होना, सच बोलना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों को पुरस्कार दीजिए। उनको पुरस्कार का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स और ये दिए जाए, बल्कि लोगों के सामने अप्रिशिएट करना, कुछ एक पेंसिल या कुछ दे देना या चॉकलेट दे देना या ताली बजाना, बच्चों को अप्लॉज करने के लिए कहना, ये सब होता है। और अगर कुछ बुरा करता है बच्चा तो उसके लिए दंड भी बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बच्चे को पहली गलती पर ही अगर समझा दिया जाए छोटे मोटे दंड के साथ, तो दोबारा वो उस चीज को करने की गलती नहीं करेगा। जो छात्र विद्यालय में अनैतिक कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उन्हें सुधारा जाना चाहिए। यदि उनके सुधरने में दंड या पनिशमेंट की आवश्यकता का अनुभव किया जाए तो बच्चों को पनिशमेंट भी दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके विपरीत जो छात्र सही हो, अनुशासित हो, अच्छा व्यवहार हो, बिहेवियर हो, उन्हें समय समय पर पुरस्कृत करते रहना चाहिए। उनके नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन हम व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के द्वारा, यानी व्यक्तित्व मापन यानी उसके पर्सनालिटी को मापना, देखना कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और परिस्थिति परीक्षण यानी उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि आप देखें कि वो सपोज उसके सामने ऐसा परिस्थिति आए कि सामने उसके साथ में बैठे बच्चे को अचानक मदद की जरूरत पड़ गई या किसी में हेल्प की जरूरत पड़ गई, तो आप देखिए, परिस्थिति परीक्षण इसी को कहते हैं। उनको कुछ ऐसा सिचुएशन दीजिए और देखिए कि बच्चा उस सिचुएशन में क्या करता है।
हाँ, और अगर वो सचमुच वो करता है जो आपने एक्सपेक्ट किया है, तो आप उसको पुरस्कृत करिए, उसके लिए अप्लॉज कराइए, उसकी तारीफ करिए। इससे बच्चे में और ज्यादा उस चीजों को बढ़ाने की इच्छा पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इतिहास शिक्षण की एक विधि की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी हिस्ट्री टीचिंग के लिए कोई एक मेथड को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब इसमें भूमिका लेते हैं। इसमें इसके बारे में ब्रीफ बताया गया है। विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बालक के विकास हेतु जो भी प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को एक निर्दिष्ट दिशा में, यानी एक परफेक्ट डायरेक्शन में अग्रसरित करके, यानी बढ़ाकर, एक परफेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ाकर ही शैक्षिक प्रक्रिया को, यानी एजुकेशन प्रोसेस को सफल बनाया जाना संभव होता है। यह निर्दिष्ट दिशा, यानी यह जो डायरेक्शन है, उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर, यानी उस सब्जेक्ट को या उस चीज को पढ़ाने का क्या लक्ष्य है, उसकी ओर दर्शाता है, जिसका निर्धारण शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व करना होता है। यानी जब आप शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, उसके पहले ही आप क्या पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। शिक्षा इन निर्दिष्ट उद्देश्यों के उपरांत उस पाठ्यक्रम को महत्ता प्रदान की शिक्षा में की जाती है। यानी एक बार लक्ष्य का पता चल जाए तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस टॉपिक की वाकई में हमारे लाइफ में कोई वैल्यू है या नहीं है, जिसमें निहित अनुभवों के आधार पर छात्रों को विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हाँ, लक्ष्य अगर निर्धारित है तो समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसका इतना वैल्यू निकलता है, इससे बच्चे को इतना फायदा होता है, और कोई ऐसी चीज जिससे कोई फायदा नहीं है तो आप उसको अलग हटा सकते हैं। समझ रहे? इसका मतलब कि बच्चों के लिए जो जरूरी है वही उन तक लेकर जाया जा सकता है, जिससे बच्चों में का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इतिहास के शिक्षण में भी अनेक परंपरागत, यानी ट्रेडिशनल, और आधुनिक, यानी मॉडर्न प्रोसीजर का निर्धारण किया गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक लेवल के छात्रों को, प्रत्येक क्लास के या स्टैंडर्ड के छात्रों को विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है और उनका वांछित विकास किया जा सकता है। शिक्षण विधि का अर्थ, विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, यानी पाठ के साथ साथ चलने वाली क्रियाओं के माध्यम से बालकों के विकास का प्रयास किया जाता है। ना सिर्फ एजुकेशनल उनको शिक्षा दी जाती है, बल्कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं जिससे बच्चों को साथ साथ में पैरेलल एजुकेशन मिलता रहे। बालकों के विकास हेतु जो टीचिंग प्रोसीजर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। टीचिंग प्रोसीजर का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में मेंटल, इमोशनल और फिजिकल दृष्टि से वांछित व्यवहार, यानी कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली बच्चा सही व्यवहार प्रदर्शित करे, जो भी सीखा है उसको अपने डे टू डे लाइफ में, अपने बिहेवियर में उसको इनकॉर्पोरेट करे। इन उद्देश्यों और लक्ष्यों आदि की दिशा में शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर अध्यापकों को अनेक एक्टिविटीज जो हैं वो करनी पड़ती है, और छात्रों को भी सहयोग हेतु प्रेरित किया जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, बच्चों से भी हेल्प ली जाती है, ताकि सब कोई मिलजुल कर उस चीज को सीख सके। बच्चों के विकास की दृष्टि से टीचिंग प्रोसीजर में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। सभी सब्जेक्ट का टीचिंग प्रोसीजर अलग है, सभी टीचर्स का टीचिंग प्रोसीजर अलग है। ठीक है, सब अपने अपने कैलिबर के हिसाब से करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में शिक्षण इन विधियों पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहला है कथात्मक विधि। कथात्मक अथवा कहानी विधि का प्रयोग छोटी छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए विशेष रूप से परफेक्ट है। छोटे बच्चों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कहानी के माध्यम से अधिक सिंपल तरीके से कराया जा सकता है। रोचक वर्णन, यानी बहुत अच्छे से उसको वर्णन किया जाए, तो उसके आधार पर प्रस्तुत स्टोरीज में छोटे बच्चे अपनी कंप्लीट इंटरेस्ट जो है उसको प्रदर्शित करते हैं।
और उसके द्वारा उनका मनोवैज्ञानिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट संभव होता है। कहानी विधि द्वारा विषय को सुरुचिपूर्ण यानी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग यानी मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान बहुत ही इजी वे में सहजता से पूर्ण कराया जा सकता है। कथात्मक विधि में सावधानियां क्या हैं? पहला, कहानी कहते समय अध्यापक को कहानी के उद्देश्य को विस्तृत नहीं करना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा एलॉबरेट करके कहानी के उद्देश्य को आपको बताना नहीं है। शॉर्ट में, स्वीट एंड शॉर्ट कहते हैं ना, उस हिसाब से बताना चाहिए। दूसरा, कहानी को छात्रों के समक्ष स्वाभाविक ढंग से, ये नहीं कि बच्चों को टोटल दादी नानी की कहानियां महसूस हो, है ना। दादी नानी की कहानियां कैसी होती हैं, एकदम स्वप्न लोक में विचरने वाली, वैसा नहीं लगना चाहिए। एकदम दादी नानी की कहानियां नहीं लगनी चाहिए बच्चों को। वो कहानी स्वाभाविक लगनी चाहिए, अपने एक नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड कहानी बच्चों को लगनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल हो, रोचक पूर्ण शैली में, यानी टीचर जो है उसको इस शैली में प्रस्तुत करे कि बच्चों को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। कहानी कहते समय बुक का प्रयोग कहानी के प्रवाह और प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है। जब आप बुक से देख देख कर एक एक चीज को बोलेंगे पढ़ पढ़ के बच्चों को, तो बच्चों को उसमें एक फ्लो की कमी लगेगी और बच्चों पर प्रभाव जो है वो कहानी का खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही चीज जो आप बुक से पढ़ पढ़ कर बच्चों को समझा रहे हैं वो तो बच्चा खुद भी पढ़ पढ़ कर समझ सकता है ना। तो एकदम से बुक को देख देख कर पढ़ना और उसी चीज को रिपीट करके बोलना ये प्रभावशाली नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिपीटेड है, आप जो 6th लिखा है उसको 5th समझ लीजिए। शिक्षक को विशेषकर ऐतिहासिक कहानियों में पाठ्यक्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जालक्रम समझते हैं, यानी टाइम टेबल का, किस टाइम पे क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सब चीजें ऐतिहासिक जो कहानियां होती है उसको बहुत अच्छे से बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। छात्रों को आयु स्तर के अनुसार, यानी उनका जो एज लेवल है उनके अनुसार ही कहानी को एलेबोरेट करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो शॉर्ट में समझाइए, उससे बड़े हैं तो और थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इस तरह से उनको, बच्चों को कहानियों को समझाकर मॉरल वैल्यूज उनको उनके में बताना चाहिए। नेक्स्ट है कथात्मक विधि के गुण। इस विधि के माध्यम से छोटी आयु के बच्चे अपनी रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। सेकेंड, इस विधि द्वारा छात्रों का मनोवैज्ञानिक यानी मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चे इमेजिन करते हैं उन चीजों को। थर्ड, इसके द्वारा बच्चों में अनेक गुणों का विकास होता है जिसका उनके चरित्र और व्यक्तित्व पर वांछित प्रभाव पड़ता है। फोर्थ, छात्र छोटी सी आयु में अपने विचारों को संक्षिप्त वाक्यों में और रोचक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना सीखते हैं। कहानी जब स्वीट एंड शॉर्ट होती है तो बच्चे उसी हिसाब से अपनी चीजों को प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। फिफ्थ, इसके माध्यम से नीरसतापूर्ण तथ्यों को भी, यानी अगर कोई अनइंटरेस्टिंग चीजें हैं तो उसको भी टीचर बहुत अच्छे ढंग से सहजता पूर्वक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को के सामने प्रस्तुत करके उनको समझा सकता है। नेक्स्ट, छात्रों की कल्पना इमेजिनेशन का, निर्णय शक्ति का, यानी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं, तो इस विधि के द्वारा ये सब चीजें जो है वो आगे डेवलपमेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण की विवेचना, यानी डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा उद्देश्य होता है पढ़ाने का, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं जिनके फलस्वरूप यह प्रारंभिक अवस्था में 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव यानी सामान्य उद्देश्य। ये उद्देश्य सामान्य विज्ञान के एक विषय के रूप में होते हैं, यानी जनरल उसकी शिक्षा क्यों दी जा रही है, जनरल फॉर्म में उसको बताया जाता है। और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य। यह उद्देश्य सामान्य से विज्ञान के एक विषय के रूप में होते हैं। प्रस्तुत रूप में उन उद्देश्यों को निम्नलिखित 4 भागों में, यानी यहाँ पर इससे थोड़ा ज्यादा एलॉबरेट करके उसमें समझाया जाता है।
इन उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित करते हैं विशिष्ट उद्देश्य को। पहला ज्ञानात्मक यानी नॉलेजेबल उद्देश्य, दूसरा अवबोधात्मक यानी अंडरस्टैंडिंग समझना, थर्ड है क्रियात्मक यानी एप्लीकेटिव, जिस चीज को सीख रहा है उसको अपने लाइफ में किस तरह से यूज कर रहा है, और चौथा है सृजनात्मक यानी क्रिएटिव। ठीक है, इसके बाद थर्ड उद्देश्य आता है प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। यह उद्देश्य इस बात का संकेत करते हैं कि छात्रों में किस प्रकार का प्रकाशित व्यवहारिक परिवर्तन आ सकता है। जो चीज सीखा बच्चे ने, उस चीज को सीखने के बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या परिवर्तन आया जो आपको दिख रहा है ना, तथा छात्र किसी भी तथ्य की परिभाषा कर सकेंगे, किसी भी चीज को समझ सकें और रूपरेखा बना सके, अथवा किसी प्रकार का चातुर्य, चातुर्थ नहीं है, चातुर्य मतलब क्लेवरनेस जिसे कहते हैं, ठीक है, वो प्रदर्शित करें। ब्लूम के अनुसार, ये ब्लूम्स अप्रोच टू द टेस्टिमनी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिस प्रकार जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में पेड़ पौधों और जंतुओं को उनके वर्ग यानी उनका क्लास, फिर उसके नीचे सब क्लास, फिर सीरीज, फिर किस किंगडम के हैं, किस जाति के हैं, ये सब हम पढ़े हैं ना, हमने जब बायोलॉजी पढ़ा था तो उस बारे में हम पढ़ते हैं, आदि के वर्गीकृत करके उनका अध्ययन सुगम बनाया जाता है यानी इजी बनाया जाता है। उसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों को यानी एजुकेशन का जो उद्देश्य है उसको ब्लूम ने प्रमुखतः 3 क्षेत्र में विभाजित करके उपवर्गों की व्याख्या की है, यानी वर्ग को 3 उपवर्गों में, अलग अलग उपवर्गों में उन्होंने सब क्लास में कह सकते हैं बांटा है। थोड़े से रिसर्च के बाद इस समूह ने उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिनका नामांकन निम्नलिखित है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव जो लिखा है वो कॉग्निटिव है, ठीक है, COG, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। सेकंड है भावनात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है मनोज्ञानात्मक उद्देश्य यानी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। ज्ञानात्मक पक्ष का ब्लूम ने 1956 में, भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने 1964 में, ये नोट करके रख लीजिएगा, और मनोगात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1963 में। अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इन तीनों को उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। इस वर्गीकरण को अग्रतालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण, पहला है कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न स्तरों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान से तात्पर्य अधिगम सामग्री यानी जिसको हम सीख रहे हैं, सामग्री जो भी चीज है सीख रहे हैं, में निहित यानी उसमें छुपा हुआ शब्दावली यानी क्या वोकैबुलरी है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग है, क्या तथ्य है यानी क्या लॉजिक है, उसमें कौन से नियम है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, मापदंड हैं, कौन सी मान्यताएं हैं, किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह का प्रोसीजर है, आदि को मानसिक स्तर पर स्पष्ट रूप से समझने से है। ये सारी चीजें नॉलेज उसमें आएंगी, जिससे छात्र सामान्यीकरण कर ज्ञान अर्जन करता है। यानी ये सब चीजें जब कोई टॉपिक सुनता है, इन्हीं सब चीजों से एक टॉपिक को जो भी सुन रहा है, जो वर्ड्स को सुन रहा है, उसका वो जनरलाइजेशन करता है, सामान्यीकरण यानी इजी फॉर्म में दिमाग में एक्सेप्ट करता है और उसको समझने की कोशिश करता है। इसके बाद है बोध, कॉम्प्रिहेंशन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद याद करना प्रमुख होता है। जो चीज आपने सीख ली क्लास में वो याद रहे आपको, है ना, याद रहेगा तभी तो आप डे टू डे लाइफ में उसको यूज भी कर पाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। परंतु जब तक बालक उस ज्ञान का अनुवाद यानी जो ज्ञान टीचर से मिला, टीचर ने अपना वर्ड यूज किया, बच्चे ने अपने दिमाग के हिसाब से वर्ड्स को अपने में एक्सेप्ट किया, तो उस ज्ञान का अनुवाद अन्वेषण या बहिर्वेशन, अंदरूनी या बाहरी के न कर ले तब तक वह ज्ञान अधूरा है। यानी बच्चे ने जो सुना, जो कान ने सुना वो बाहर का है, दिमाग में जो गया वो अंदर का है। इजी वे में बच्चे ने उस चीज को, टीचर कई बार ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करती है कि बच्चे को समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे टर्म्स, है ना, नाम
कह सकते हैं, वो बच्चों को समझ में ही नहीं आता जब तक कि आप उसको अच्छे से नहीं एलैबोरेट करेंगे। तो आपने जो बोला, बच्चे ने जो सुना, वो उसके बाहर बाहर कान में उसने सुना, अंदर जो गया वो अपने हिसाब से लेगा उसको, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सप्लेन करते समय ध्यान रखिए चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, बच्चे को समझ में आना चाहिए। पहले तो आप समझिए कि उस वर्ड को आप और क्या क्या तरीके से बच्चे को समझा पाएंगे, तब बच्चा समझेगा, ठीक है। अदरवाइज उसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो तो समझा ही नहीं, आपको लगा मैंने समझा दिया सबको। कुछ जो बहुत अच्छे टॉपर्स बच्चे थे उन्होंने समझ लिया, यस मैम बोल दिया, आपको लगा कि आपने बहुत अच्छे से समझा डाला बच्चों को, ठीक है। इसके बाद है प्रयोग। जो नॉलेज सामने से सुना, अपने दिमाग के हिसाब से उसको ग्रहण किया, अब उसको किस तरह से एप्लीकेशन कर रहा है वो अपने लाइफ में। प्रयोग में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग की क्षमता आती है, यानी बच्चा उस ज्ञान को अब यूज कर रहा है कि नहीं, डिपेंड करता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या समझाया, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस। संज्ञात्मक पक्ष के इस स्तर पर अधिगम सामग्री, यानी जो पढ़ी है उसने की इकाई सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। दिमाग जो है एनालिसिस करता है, टीचर हाँ ये बोल रही है टीचर, उसके दिमाग में एनालिसिस चल रहा है, हाँ इसका ये मतलब, इसका वो मतलब, पूरा इमेजिन कर रहा है वो। जिसमें विषय सामग्री के अर्थ को गहराई से समझकर उसे छोटी से छोटी इकाई के रूप में, यानी कोई बड़ी चीज ऊपर से आ रही है टीचर के मुंह से, उसके दिमाग ने उसको छोटे छोटे चीजों में डिवाइड किया और फिर समझा, ठीक है। और उसको समझ के उसके बाद फिर उसने उस टॉपिक को जाना। इसके बाद है सिंथेसिस, संश्लेषण। सरल शब्दों में खंडों को समग्र रूप प्रदान करना। संश्लेषण, जो टीचर ने उधर से अपना वर्ड फेंका, इन इसके छोटे छोटे उसमें उसने एक्सेप्ट किया, फिर वही छोटी छोटी चीजों दोबारा संश्लेषण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। हाँ ये है इसका मतलब, वो जो वर्ड टीचर ने बोला इसका मतलब ये है, दिमाग ने उसको सिग्नल दे दिया। इवोल्यूशन देन, मूल्यांकन का उद्देश्य किसी मूल्य, क्रिया, परिणाम, विधि या सामग्री आदि के संबंध में सही निर्णय लेना है। इसके बाद आता है भावात्मक पक्ष। इस पक्ष का संबंध मुख्य रूप से अभिवृत्तियों, रुचि जो भी होती है, मूल्यों, प्रशंसा, अनुशंसा, इन सब चीजों से है। पहला है रिसीविंग, ग्रहण करना। भावात्मक पक्ष का यह प्रथम और सबसे नीचे का स्तर है, जिसमें व्यक्ति की विज्ञान के संबंध में विभिन्न सूचनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। टीचर ने बोला आज हम ये पढ़ेंगे, जागरूक हुआ उसका दिमाग, उसकी उत्सुकता पैदा हुई, अच्छा क्या होगा इस टॉपिक में, क्या होगा। यह है पहला, रिसीव किया उसने, ग्रहण किया। दूसरा रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड करना, अनुक्रिया। यह स्तर किसी ज्ञान स्रोत की ओर ध्यान देने या जागरूक होने से कहीं अधिक उचित स्थान रखता है। रिस्पॉन्ड करना, टीचर पढ़ा तो रही है, उसने टॉपिक बोला, उत्सुकता तो आई, लेकिन जो वो बोल रही है दिमाग उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। पता चला टीचर ऐसी चीज बोल रही है कि उसका दिमाग इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने के लिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्ड करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद है वैल्यूइंग, मूल्य स्थापना, वैल्यूएशन, वैल्यू करना। भावात्मक पक्ष का यह तीसरा स्तर है, जिसके अंतर्गत आदतों और मूल्यों के प्रति अवस्था और दृढ़ता आती है। जो बताया, दिमाग ने रिस्पॉन्ड किया, अब वैल्यूएशन दे रहा है दिमाग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है हमको, ठीक है। तो इससे उस वो टॉपिक के बारे में दृढ़ता आती है दिमाग में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इस स्तर पर मूल्यों का व्यवस्थीकरण होता है, जो भी सीखा वो अरेंज हो गया दिमाग में, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो गया वो, अब वो आगे लाइफ में यूज होने के लिए रेडी है। नेक्स्ट मूल्य समूह का विशिष्टीकरण, कैरेक्टर जो भी है वो बिल्कुल गलत सेंटेंस है, आगे पढ़ते हैं। भावात्मक पक्ष में इस उच्चतर स्तर में व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, आदर्शों, मूल्यों का विश्व परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थीकरण होता है। जो सीखा, पहले तो टीचर ने बच्चे को सिखाया, बच्चे के दिमाग ने रिस्पॉन्ड किया, वैल्यूएट किया, ऑर्गेनाइज हुआ बच्चे के दिमाग में वो इंफॉर्मेशन। अब बच्चा डिसाइड करेगा कि हाँ ये चीजें जो मैंने सीखी इसको कहाँ कहाँ पर, ना सिर्फ अपने लिए, घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व में, अब मैं ये अपने इस ज्ञान को कहाँ पर यूज कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ पर ये मूल्य, ये आदर्श मेरे काम आएंगे, ये एनालाइज करना, ये सोचना समझना, इसकी क्षमता बच्चों में आना, ठीक है।
इसके बाद है प्रयोगशाला कौशल, एक्सपेरिमेंटल स्किल। इसके अंतर्गत उपकरणों और यंत्रों, जो इसके उपकरण और यंत्र प्रयोगशाला में लगे होते हैं, उसके बारे में जानना, समझना, उसको यूज करना। सेकंड, रचनात्मक कौशल, कंस्ट्रक्शनल स्किल। इसके अंतर्गत स्वनिर्मित उपकरण, कुछ बच्चे अपने आप से भी बनाते हैं, उनका निर्माण और बिगड़े हुए उपकरणों को ठीक करने की एबिलिटी आती है। थर्ड, रेखांकन कौशल, ड्राइंग स्किल। इसके अंतर्गत प्रयोगों, जीवों, उपकरणों आदि का उल्लेख यानी उसको ड्रॉ करना, ये सब आता है। फोर्थ, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कौन सा प्रॉब्लम किस तरह का है और उसको से आप किस तरह से निपटते हैं। और फिफ्थ है निरीक्षण कौशल, ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज हो रही है आपके सामने, कोई भी सिचुएशन, ऑब्जर्व करेंगे पहले, मैं रिस्पॉन्ड करूं या नहीं करूं, आपका दिमाग इस चीज से खेलेगा, ये डिसाइड करेगा। यही है ऑब्जर्वेशन स्किल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।